सो हेलो एवरीवन। जेसीसी गुरुकुल के सभी मेंबर वासियों के तरफ से आप सभी को जोहार अभिनंदन व्यक्त करती। इस प्रकार चलिए आज के इस मैराथन सेशन को हम लोग फाइनली प्रारंभ करने वाले हैं। और आज के इस मैराथन सेशन में जो हम लोग कवर करने वाले हैं वो पॉलिटी। कौन सा पॉलिटी? तो इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था सेक्शन से हम लोग प्रश्न यहाँ पे देखने वाले हैं। और साथ ही साथ प्रीवियस जो चौकीदार जो भी एग्जामिनेशन हुआ है वहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया उस प्रश्न को भी हम लोग यहाँ पे देखते हुए साथ में चलेंगे। तो चलिए फाइनली सेशन को हम लोग प्रारंभ करते हैं। और पहला प्रश्न जो कि आप लोग के स्क्रीन पे, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय संविधान सभा की जो स्थापना है वो 9 दिसंबर 1946 की हुई थी। कब? 9 दिसंबर 1946। पहली बैठक 9 दिसंबर को, दूसरी बैठक 11 दिसंबर को, तीसरी बैठक 13 दिसंबर को। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो संविधान सभा के उद्घाटन की अधिवेशन किसके द्वारा किया गया था? सचिनानंद सिन्हा के द्वारा। किनके द्वारा? सचिनानंद सिन्हा जी के द्वारा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो सचिनानंद सिन्हा थे। और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी सचिनानंद सिन्हा, अस्थायी राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन है? तो संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार हैं वो कौन है? VN राव, वेनेगल नरसिंह राव। VN राव, जिनका पूर्ण नाम है वेनेगल नरसिंह राव। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष होता है तो नीति आयोग के अध्यक्ष जो कि प्रधानमंत्री होते हैं। भारतीय संविधान सभा का प्रारूप जिसे मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप यानी कि ड्राफ्ट कमीशन, मसौदा समिति, पांडुलेखन के आखिरकार अध्यक्ष कौन थे? तो इसके जो लेखक थे वो थे डॉक्टर BN ओदार। अगला प्रश्न है, किसी राज्य विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? किसी राज्य विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? तो न्यूनतम 60 हो सकती है। कितनी हो सकती है? 60। भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? भारत के उच्चतम जो सुप्रीम कोर्ट है इसकी पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो एस फातिमा बीबी, एम फातिमा। EVM का पूर्ण रूप क्या होता है? EVM का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। EVM का मीन्स इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। अगला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूची है? तो कुल अनुच्छेद और अनुसूची की संख्या बात करते हैं, कुल अनुच्छेद 395, अनुसूची की संख्या 8। बट अभी वर्तमान समय में तो 450 के लगभग अनुसूची है, वहीं अनुच्छेद है। और अनुसूची की यदि हम लोग बात करते हैं तो 12 अनुसूची। संपूर्ण भारतीय संविधान के निम्न में निर्माण संविधान सभा को कितना समय लगा? संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? जो कितना वर्ष लगा था? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। भारत का संविधान लागू हुआ था। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 ईस्वी। कब? 26 जनवरी 1950 ईस्वी। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो महिलाओं की कुल सदस्यों की संख्या थी 15। कितनी थी? 15। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? तो प्रस्तावना को। किसको किया गया है? प्रस्तावना को। भारत क्या है? तो भारत एक आप लोग का धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। क्या चीज़ है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को।
पूर्ण रूप से तैयार हुआ था, अंगीकृत हुआ था 26 नवंबर 1949 को, बट फाइनली इसे लागू किया गया 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो किस देश का है? भारत देश का है। भारतीय संविधान, प्रश्न क्या है? भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय। कौन है? सर्वोच्च। भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? तो वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा 18 वर्ष है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है? तो भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च की यदि बात करते हैं तो संविधान जो हमारा सर्वोच्च है। भारतीय संविधान के शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान में प्रेरित है? तो नीति निर्देशक तत्व ये कहाँ से लिया गया है? तो ये आयरलैंड से लिया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया। किसका? मौलिक कर्तव्य का विचार। ये मौलिक कर्तव्य का विचार कहाँ से लिया गया है? मौलिक कर्तव्य जो कि आप लोग का रूस से लिया गया है। कहाँ से? रूस से। मौलिक अधिकार ये अमेरिका से मौलिक अधिकार लिया गया है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली है। समवर्ती सूची, तो समवर्ती सूची ये आप लोग का ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो जो विदेशी स्रोत है यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें कि काफ़ी जो बार बार रिपीटेशन जो बेसिक प्रश्न है वो चीज़ आप लोग के समझ यहाँ पे लाए गए हैं। बाकी प्रश्न तो बहुत सारे बनते हैं, जैसे कि मौलिक अधिकार हो गया अमेरिका से, मौलिक कर्तव्य हो गया रूस से, समवर्ती सूची हो गया ऑस्ट्रेलिया से, नीति निर्देशक तत्व हो गए आयरलैंड से। तो ये जो 4-5 है वो प्रमुख आप लोगों से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है नीति का अर्थ क्या होता है? नीति का फुल फॉर्म पूछा गया है। नीति आयोग जो होते हैं इसमें नीति का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है। क्या चीज़? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान कितने अध्याय में विभाजित किया गया है? तो कुल भागों की संख्या कितनी है? तो कुल 22 भाग है। कितने भाग है? कुल 22 भाग। संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया है? नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख जो कि आप लोगों को भाग 4 में किया गया है। किस में किया गया है? नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख भाग 4 में किया गया है। अगला प्रश्न है वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो 8वीं अनुसूची में कुल भाषाओं की संख्या कितनी है? 8वीं अनुसूची में कुल भाषाओं की संख्या 22 है। कितनी है? 22 है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? किसका उल्लेख? नागरिकता का उल्लेख। नागरिकता का उल्लेख जो कि आप लोग का भाग 2 में है। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान समय में कुल अनुसूचियों की संख्या बात करते हैं यदि हम लोग, तो कुल अनुसूचियों की संख्या 12 है। कितनी है? 12। बट संविधान गठन के समय कुल अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? तो उस समय कुल अनुसूचियों की संख्या 8 थी। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद के तहत हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा घोषित किया गया था। तो 343 के तहत। किसके तहत? 343 के तहत। अगला प्रश्न है सत्यमेव जयते। प्रश्न क्या है? सत्यमेव जयते उद्धरण भारत के राष्ट्रीय प्रतीक पर देवनागरी लिपि में अंकित है। यह उद्धरण कहाँ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते ये कहाँ से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो किस अनुसूची में हम लोग को देखने को मिलता है? भाषाओं से संबंधित, ये भाषा से संबंधित जो कि हम लोग को 8वीं अनुसूची में देखने को मिलता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान है? पंचायती राज का प्रावधान किस में हम लोग को देखने को मिलता है? 11वीं अनुसूची में। पंचायती राज 11वीं अनुसूची। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो भारत का जो राष्ट्रीय वृक्ष है वो हम लोग का बरगद है।
संविधान के अनुसार तिरंगे की लंबाई चौड़ाई के बीच का अनुपात क्या है? तो लंबाई चौड़ाई के बीच का अनुपात है 3:2। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? किसकी स्वतंत्रता? प्रेस की स्वतंत्रता। तो अनुच्छेद 19 के फर्स्ट में प्रेस की स्वतंत्रता दिया गया है। 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? मौलिक कर्तव्य को किसके तहत जोड़ा गया है? अनुच्छेद 51 के ए के तहत। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? तो भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? भारत के राष्ट्रगान, तो राष्ट्रगान के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर हैं। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में कुछ उच्च न्यायालयों की संख्या बात करते हैं तो कुल उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? 25। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? तो झारखंड राज्य का जो गठन है वो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया 1971 ईस्वी में। बांग्लादेश भी स्वतंत्र हुआ 1971 में। बांग्लादेश का क्या अभी है सो आप लोग करेंट दृष्टिकोण से एक बार देख लीजिएगा। नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? तो ये अधिकार सांसद को दिया गया है। किसको दिया गया है? सांसद को। निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य का क्षेत्र घटा बढ़ा सकता है? ये अधिकार किसको दिया गया है? ये अधिकार भी आप लोग का सांसद को दिया गया है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु है। यहाँ पे थोड़ा सा ब्लर हो गया है बट डोंट वरी, सारे सब आप लोगों को स्पष्ट रूप से यहाँ पे क्लियर कर दिए जाएंगे। उच्चतम प्रश्न क्या है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को सेवानिवृत्ति आयु है। उच्चतम न्यायालय, तो उच्चतम न्यायालय की सेवानिवृत्ति की आयु कितना है? 65 वर्ष। वहीं उच्च न्यायालयों का 62 वर्ष है। हरियाणा राज्य कब बना? तो 1 नवंबर 1966। ये एक दो प्रश्न थोड़ा सा है। ये प्रश्न है, पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 6 में वर्णित है। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? मौलिक अधिकार की कुल संख्या वर्तमान में कितनी है? तो 6। वर्तमान समय में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? समानता के अधिकार से संबंधित है 14 से 18। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाने, खानों आदि में नियोजित करने से रोकता है? तो अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 कहता है कि 14 वर्ष से कम बच्चों को फैक्ट्री, कल कारखानों में काम करना नहीं है। अगला प्रश्न है, संपत्ति का अधिकार एक है। तो संपत्ति का अधिकार क्या है? एक कानूनी अधिकार है। और पहले मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी? 7 थी, जिसमें कि संपत्ति के अधिकार को ही हटा दिया गया है और अभी वर्तमान समय में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। जो संपत्ति का अधिकार था इसे कानूनी का अधिकार दे दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम जो उप प्रधानमंत्री वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्वतंत्र प्रधान के प्रथम वित्त मंत्री कौन था? स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? तो आर के शनमुखम सेठी। कौन थे? आर के शनमुखम सेठी। भारत के प्रधानमंत्री के रूप में इनमें से किसका कार्यकाल सबसे कम था? तो कार्यकाल के दृष्टि से सबसे कम था चौधरी चरण सिंह का। भारतीय संसद में शामिल हैं। भारतीय संसद में कौन शामिल है? तो भारतीय संसद में राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा शामिल है। कौन कौन? संसद में राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा ये सभी शामिल हैं। संसद के 2 अधिवेशनों के बीच का अधिकतम कितने अंतराल दिया जाता है? तो 2 संशोधन के बीच का जो अंतराल होता है अधिकतम 6 मंथ का होता है गैप। अगला प्रश्न है, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो सर्वोच्च जो कमांडर है वो राष्ट्रपति होते हैं। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए। राष्ट्रपति के लिए कितना पूर्ण होना चाहिए? 35 वर्ष होना चाहिए।
एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितने बार निर्वाचित हो सकता है? तो कोई भी इसका सीमा नहीं है, कोई भी इसका कुछ लिमिटेशन नहीं है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्ष के लिए होता है? राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्ष के लिए होता है? तो राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो 5 वर्षों के लिए होता है। कितने वर्षों के लिए? 5 वर्षों के लिए। राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है महाभियोग के द्वारा। राष्ट्रपति को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो महाभियोग के द्वारा। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग ये किस देश के संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से। यदि भारत के राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहते हैं तो वो अपना त्यागपत्र किसे देंगे? यदि भारत देश के राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहते हैं तो वो किसको त्यागपत्र देंगे? वो त्यागपत्र देंगे भारत के उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा और राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? तो राज्यसभा में 12, लोकसभा में 2, कुल कितने हुए? कुल हुए आप लोग के 14। तो राष्ट्रपति के द्वारा कुल 14 मनोनीत होते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो जो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति की बात करते हैं वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति किसके द्वारा है? संसद के सदनों, जो संसद का सदन बुलाया जाता है ये किसके? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा बुलाने का ये अधिकार है और अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष इसमें अध्यक्ष करता है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे जी? तो भारत के जो प्रथम उपराष्ट्रपति थे वो थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु है। राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो राज्यसभा के सदस्यों के लिए जो न्यूनतम आयु है वो 30 वर्ष रखा गया है। वहीं पंचायती राज में चुनाव ये सब लड़ने के लिए कितना रखा गया है? 21 साल रखा गया है। राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति होंगे, इनके लिए कितना रखा गया है? तो राष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति हो गए, इनके लिए 35 वर्ष रखा गया है। लोकसभा हो गया, लोकसभा मुख्यमंत्री जो प्रधानमंत्री हैं तो लोकसभा के लिए 25 वर्ष रखा जाता है। अगला प्रश्न यार देखिए, यही प्रश्न आप लोग का रामगढ़ चौकीदार में प्रश्न में पूछा गया था कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल है जो कि वो 6 वर्ष का होता है और यही प्रश्न आप लोग का पूछा गया था। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में राज्यसभा में सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? तो वर्तमान समय में राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है जी? तो 245। कितनी है? 245। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? राज्यसभा के लिए, तो राज्यसभा के लिए कितने नामित किए जाते हैं? 12 और लोकसभा के लिए 2, वही कुल मिलाकर हो गए 14। अगला प्रश्न है, लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति यानी कि कोरम संख्या है तो 1/10, कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग कोरम कहलाता है। लोकसभा का सामान्यतः कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? लोकसभा, तो लोकसभा का जो कार्यकाल है ये आप लोग का 5 वर्ष का होता है। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो 552 है जो कि लोकसभा की अधिकतम सदस्यों की संख्या हो सकती है। तो इस प्रकार हम लोगों ने 75 प्रश्न जो कि आप लोग के इंडियन पॉलिटी से प्रश्न हम लोगों ने देखने का प्रयास कीजिए और यकीन मानिए जो भी यदि आप लोग का समान ज्ञान है, जनरल नॉलेज, यदि इंडियन पॉलिटी से प्रश्न पूछे जाएंगे तो इसी प्रकार बेसिक प्रश्न ही आप लोगों से पूछे जाएंगे। क्योंकि जिस लेवल का एग्ज़ाम है, जिस लेवल पर एग्ज़ाम आप लोग का निकाला गया वैकेंसी, उसी लेवल के तहत आप लोगों के प्रश्न भी बेसिक पूछे ही जाएंगे। बट इसमें तो आप लोगों को है जो कि ये चीज़ घबराना नहीं है, पैनिक नहीं होना है कि बहुत डीपली प्रश्न पूछा जाएगा, नहीं। ये सिर्फ आपके घबराने ना घबराने से ये बदल नहीं जाएगा। तो आप लोग को कोशिश करना है कि अंतिम समय में क्षण में अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखना है। क्योंकि एग्ज़ाम में आप देखिएगा कितना ही पढ़ लीजिएगा, जब तक आपके अंदर में वो बिलीव, आपका विश्वास, आत्मविश्वास, वो कॉन्फिडेंस नहीं बनेगा तब तक आप लोग वहाँ पे अच्छे स्कोर के साथ प्रश्नों को
ठीक से टैकल भी नहीं कर सकते हैं और जो भी अपना समय जितना भी समय आप लोग एग्ज़ाम दीजिएगा वहाँ से अच्छे तरीके के साथ आप सभी प्रश्नों को टैकल भी नहीं कर सकते हैं। भले आप लोग समय कम है, भले आप लोग पढ़ाई कम किए हैं, लेकिन फुल्ली कॉन्फिडेंस रहना है। भले आप लोग कम ही पढ़ाई किए हैं लेकिन कॉन्फिडेंस रहना है और यही कॉन्फिडेंस आप लोग को जीत दिलाएगी, सफलता की तरफ आप लोग को लेकर के जाएगी।